हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है नॉमिनल डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, देन इंटरेस्ट एज डैमेजेस। तो ये टॉपिक हमारा रह गया था। तो नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है कि नॉमिनल डैमेजेस में जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट इसलिए सेट किया जाता है ताकि जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसको लगना चाहिए कि अगर वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा, प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेंगी और उसे ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, चाहे अमाउंट बहुत थोड़ा है। लेकिन ये इसलिए ही रखा जाता है नॉमिनल डैमेजेस का अमाउंट कि ताकि जो पार्टी है वो ये सोचे कि हमें ये प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी, इसकी बजाय हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी क्या होता है कि कई बार पार्टीज़ जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये डिसाइड कर लेती हैं कि अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती है, तो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती तो दूसरी पार्टी एक अमाउंट पे करेगी, ठीक है। एक फ़िक्स अमाउंट पे करेगी। जो अमाउंट फिक्स किया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस भी कहा जा सकता है और पेनल्टी भी कहा जा सकता है। तो क्या होते हैं ये इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो इस टाइप के डैमेजेस हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। तो अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम जो पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट है वो ये डिसाइड करती हैं कि अगर एक पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया तो वो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी दूसरी पार्टी को यानी कि एग्रीव्ड पार्टी को एक अमाउंट पे करेगी और उस अमाउंट का वो डिसीज़न जो है, डिटर्मिनेशन जो है वो पहले ही कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही कि कितना अमाउंट पे करेगी। एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि उस पार्टी को जितना लॉस होगा उसका एस्टिमेशन लगाया जाता है, उस लॉस के बेस पर वो जो है डैमेजेस पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये ठीक करना है कि जब अनुबंध करते समय पक्षकार अनुबंध खंडित होने पर दोषी पक्षकार द्वारा जो डैमेजेस का अमाउंट है उसका जो डिटर्मिनेशन है वो पीड़ित पक्षकार को होने वाली जो एक्चुअल उसको लॉस हुआ उसके आधार पर जब ये डिसीज़न लिया जाता है तो ये क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। अब कोर्ट जो है इस अमाउंट को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेनल्टी। अब पेनल्टी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम एक अमाउंट जो फिक्स कर दिया जाता है कि अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती, उसको तोड़ती है, तो यहाँ पे एक अमाउंट जो डिसाइड किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसके मन में डर पैदा करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, तो वो इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब कोर्ट यहाँ इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ इंटरफेरेंस करती है कि अगर आप जो है आपने एक एक्सेस अमाउंट डिसाइड कर रखा है, क्या जैसे मान लिया ए ने बी को लोन दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का। तो उसने कहा कि अगर तुम टाइम पे पेमेंट करते रहोगे तो ठीक है, तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट देना है 10%, ठीक है। और अगर तुम टाइम से पेमेंट नहीं करोगे, अगर डिफ़ॉल्ट करोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा
50%। तो ये जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ कि अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड हुआ वो 50% हुआ, तो ये एक पेनल्टी है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट हो कि वो नॉर्मली 10% दे रहा है तो वो उसे डिफ़ॉल्ट के केस में 15% देना पड़ेगा, तो ठीक है। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो कि एक्सेस अमाउंट है, ये एक पेनल्टी है, तो कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, तो इस तरह से है ये। उसके बाद जो पेनल्टी है, पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा। पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक जो पार्टी है उसके मन में ये डर बिठाना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, तो उसके मन में डर होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेगा तो उसे एक एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ेगा। जबकि जो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे जो लॉस होगा पार्टी को वही उसे पे करना होता है। ठीक है, अब ये डिसाइड करना कि कोई अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेस है या पेनल्टी है, तो ये क्या इसके बारे में बताया गया है कि कैसे डिसाइड होगा कि अगर तो जो अमाउंट है जो पे करना है, अगर तो वो जो लॉस हो रहा है पार्टी को अगर तो उससे रिलेटेड है कि भाई इतना लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो अमाउंट पे कर दिया जाएगा। अगर तो लो होने वाले लॉस से रिलेटेड है तो वो क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस है। जैसे कि हमने पीछे भी एग्जांपल पढ़ा कि ए ने बी को कहा कि मैं तुमसे जो है एक राइस खरीदूँगा, राइस की 20 बोरी या 30 बोरी खरीदूँगा। ठीक है, ए ने कहा बी को कि मैं तुमसे जो है राइस की बोरी खरीदूँगा 20 या 30 या 50 जो भी है। अब बी ने देने से मना कर दिया, तो इस कारण से ए को मार्केट से महंगा मिला। ठीक है, तो उसे कितने रुपए एक्सेस देने पड़े? 5,000 रुपये एक्सेस देने पड़े, तो बी ए को 5,000 रुपये दे देगा, तो ये तो है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अगर वो उसको 5,000 की बजाय कहता है कि तुम मुझे 50,000 दो, ठीक है, तो वो जो है एक क्या आ जाता है? पेनल्टी आ जाती है। तो यहाँ कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है क्या है नेक्स्ट हमारा कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। क्या डिफरेंस है? लिक्विडेटेड डैमेजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी एग्रीव पार्टी को जो भी लॉस हो रहा है वो उसका कवर अप हो जाए, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। और पेनल्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसके मन में ये डर बिठाना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का कोशिश करे। उसके बाद अमाउंट, जो लिक्विडेटेड डैमेजेस में अमाउंट फिक्स किया जाता है वो जो लॉस होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो उतना ही डिसाइड किया जाता है कि जितना लॉस हो सकता है उसके इक्वल ही होता है। और पेनल्टी में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है लिक्विडेटेड डैमेजेस में कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, लेकिन पेनल्टी में कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है, क्योंकि वो एक जो है दूसरे इंसान का एक्सप्लॉयटेशन है। वो एक्सेसिव अमाउंट मांग रहा है तो कोर्ट में आप जाकर कह सकते हो, तो कोर्ट आपको एक बेनिफिट देगा और वो अमाउंट को कम कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एज डैमेजेस। तो अब इंटरेस्ट एज डैमेजेस में क्या है कि अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को टाइम पे पेमेंट नहीं करती, ठीक है, तो अब वो पार्टी जो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही तो वो इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं पे करेगी, इससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं? तो ये है, सबसे पहले है व्हेन द डेट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट फिक्स्ड। अगर पेमेंट की डेट ही फिक्स नहीं है, ठीक है, कि कब पेमेंट, ए ने बी को अब लोन दिया 1 लाख रुपए का, अब बी को उसे कब वापस करना है ये फिक्स ही नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर एक डेट फिक्स है कि ए ने बी को लोन दिया 1 लाख रुपए का और उसने कहा कि 1 महीने बाद आपको पे करना है, उसने बी ने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा, तो अब अगर 1 महीने बाद पेमेंट नहीं होती उस लोन की तो फिर वो लोन जो है उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, तो अगर तो वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो चुका है तो उसी इंटरेस्ट रेट से पेमेंट की जाएगी। ठीक है, तो अब ये भी देखा जाएगा कि वो अगर मार्केट रेट के इक्वल है
तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही एक्सेस में इंटरेस्ट रेट मांगा जा रहा है तो फिर कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब क्या है, तो अगर कोई जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर तो लोन पेमेंट की डेट फिक्स्ड है, ठीक है, तो ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट शुरू हो जाएगी डिफ़ॉल्टिंग डेट से। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि अगर कोई लोन जो है एक डेट फिक्स हो गई है, ठीक है, तो अगर डेट फिक्स हो गई है और पार्टीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर उस डेट तक पेमेंट नहीं होती तो जो इंटरेस्ट है उसकी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर तो वो इंटरेस्ट रेट रीज़नेबल है तो ये जो है क्या माना जाएगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या वो इंटरेस्ट रेट ठीक है रीज़नेबल है लेकिन वो कब से अप्लाई करती है, उसने कॉन्ट्रैक्ट की डेट से अप्लाई करती, तो ये इसे क्या माना जाएगा, एक पेनल्टी मानी जाएगी और फिर कोर्ट इसमें क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। तो ये क्या है कि इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि जिस दिन तुमने डिफ़ॉल्ट किया उस दिन से आपकी जो बढ़ी हुई रेट है वो अप्लाई होगी। ठीक है। अगर तो वो रेट रीज़नेबल है तो कोर्ट कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर वो रेट ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसमें इंटरफेरेंस करके उसको कम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबको पता ही है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की पेमेंट कब होगी, सबसे पहले है एट द सेम रेट एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो जिस रेट से आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे थे उसी रेट से ही अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देनी है। तो ये सेक्शन क्या कहता है 74 कि ये पेनल्टी नहीं है, ये आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। ठीक है। तो उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, एट ए हायर रेट देन सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट की रेट से ज़्यादा है, ठीक है, तो कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा है तो कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ कर देगा थोड़ा सा, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट रेट 10% है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट को बढ़ाकर 12 कर देगा, 15 कर देगा। ठीक है। ये मतलब क्या है कि कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो आपकी, जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि अगर तो सिंपल इंटरेस्ट के जैसे ही है फिर तो वही हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट रेट ही आपको पे करनी है। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट मांग रहा है, वो भी कंपाउंड मांग रहा है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, या तो कोर्ट क्या करेगा कि आपकी सिंपल इंटरेस्ट रेट है उसे ही बढ़ा देगा। ठीक है। या तो सिंपल इंटरेस्ट को ही बढ़ा देगा कि अब आपको ये पे करनी है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट रेट से वो किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट को कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, उसी रेट को कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट कर देगा कि अब आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मांग रहे हो और ज़्यादा रेट मांग रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का सिंपल इंटरेस्ट से, तो फिर कोर्ट उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है। या तो वो सिंपल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट को, अब वो सिंपल इंटरेस्ट रेट को किस में क्या कहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से पेमेंट होएगी, लेकिन रेट कौन सी रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट रेट की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्याज की दर में छूट, रिबेट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रिबेट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर ए ने बी को लोन दिया, अगर तो बी टाइमली पेमेंट कर रहा है तब तो इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 10% रहेगा। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उस टाइम में, डिफ़ॉल्टिंग टाइम में इंटरेस्ट रेट 10% की बजाय कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, तो ये भी सही है, कोर्ट इसको भी सही मानता है। ठीक है, कि डिफ़ॉल्टिंग के टाइम में अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो, वो भी रीज़नेबल, एक्सेसिव ज़्यादा नहीं, जैसे 10% की बजाय अब 30% या 40% मांग रहे हो तो वो एक्सेसिव हो जाता है। अगर आप 10% नॉर्मली पे कर रहे हो तो 10%, अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो तो 15%। ठीक है, तो ये भी जो है आपका सही माना जाएगा। फिर है, इज़ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज ए पेनल्टी। तो इसमें क्या है कि जो पार्टीज़ आपस में डिसाइड करके जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो उन्हें खुद ही करना है। कोर्ट जो है वो उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, जो भी पार्टीज़ ने, अब कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है उसके बाद पार्टीज़ ने डिसाइड कर लिया हाँ भी डिफ़ॉल्ट किया है और डिफ़ॉल्टिंग के टाइम में 10% इंटरेस्ट रेट थी, अब नॉर्मल टाइम में 10% थी और डिफ़ॉल्टिंग टाइम में अब आपकी 15 हो गई, 18 हो गई, तो ये तो पार्टीज़ को डिसाइड करना है, कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट कब इंटरफेरेंस करेगा, कोर्ट इंटरफेरेंस करता है अगर कोई पार्टी एक अनड्यू प्रेशर यूज़ करती है। ठीक है, और इसको यूज़ करने का दूसरी पार्टी के पास प्रूफ है, तब कोर्ट इंटरफेरेंस करेगा कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है उसे पेनल्टी माना जाना चाहिए, तब भी वो इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है, भी पेनल्टी है ये इंटरेस्ट रेट, तो भी वो करेगा इंटरफेरेंस। जब पार्टी को अब जस्टिस प्रोवाइड करना है, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए भी वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट को कम कर सकता है, यहाँ पे भी इंटरफेरेंस कर सकता है। और फिर लोन एक्ट 1918 के अंडर अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ही है, एक्सेसिव अमाउंट है इंटरेस्ट का, जैसे सीधा ही 10% से 40% कर दिया, तो भी कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इसको अच्छे से करना है, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसने पूछनी है। अभी जो मुझे लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो ये जो है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मैं सबकी जो है नोट कर रही हूँ कि कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो सब बच्चे वीडियो देखें, पुरानी वीडियो जो भी रहती हैं वो आपको सबको देखनी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो। अभी जो है मैं आपका कुछ 1-2 चैप्टर्स का मैं टेस्ट लूँगी। ठीक है, अपना साथ साथ तैयार करते रहो, ये आपको मैं बता दूँगी। कल मैसेज आ जाएगा आपके पास, तो वो आपको टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है।